मासूम। सुकून। Hello, Assalamu alaikum. Can you see me? Am I audible? Okay. Assalamu alaikum. How are you all? Hope you are all doing very well in your life at home. Okay, as you know that my session is personality development through stories. My name is Rashida Muhammad. I am teaching in Badri High School, and I'm a trainer also, and I'm in this field from 10 years. I am working in this field. About my session, I want to start about stories. आप में से कौन है जो स्टोरीज़ को सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं? You can write your comments so I can read it. आई थिंक मेरे ख़्याल से हम में से शायद ही कोई ऐसे लोग हों जिनको कहानियाँ सुनना या पढ़ना जो है उनको शौक़ ना हो। मतलब छोटे बच्चे हों या बड़े हों, उनको कहानियाँ सुनने का और पढ़ने का बहुत ही शौक़ होता है। एम आई राइट? सो कहानियों के साथ हमारी लाइफ का क्या कनेक्शन है और उसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, इसके ऊपर हम बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि कहानियाँ क्यों ज़रूरी हैं, हम कहानियाँ क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनते हैं, उनका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। आप सब टीचर्स हैं और पेरेंट्स भी हैं, तो ज़्यादातर सबको पता ही होगा कि कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, पढ़ना भी और सुनना भी। लेकिन मैं थोड़े से पॉइंट्स जैसे डिस्कस कर देती हूँ कि इससे क्या होता है कहानियाँ पढ़ने से, कि हम अपने रियल लाइफ को जो हम अभी जो जी रहे होते हैं उसको, और हमारी इमेजिनेशन को, जो हमारे ख्वाहिशात होती हैं, हमारी सोच होते हैं, उसको हम उससे कनेक्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन कहानियों को हम दूसरों के एक्सपीरियंस से जो है हमें सीखने को मिलता है लाइफ में। इसके अलावा कहानियों का असर जनरेशन्स टू जनरेशन्स होता है। जैसे हम मुग़ल की स्टोरीज़ ले लें या हिटलर की कहानी ले लें, अशोका की ले लें, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं। जैसे पाकिस्तान के अगर स्टोरीज़ की बात करें तो कायदे-ए-आज़म के जो रोल है या पार्ट है, तो पर्सन टू पर्सन जब उनकी कहानियों का ज़िक्र आता है तो लोगों को सालों तक उनकी कहानियाँ याद रहती हैं। कहानियों का असर इतना ज़्यादा होता है। फिर इससे हम अपना स्टोरीज़ के थ्रू अपना कल्चरल जो है, रिलीजियस इमोशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रिलेट करते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, स्पीच डेवलपमेंट होती है, न्यू वर्ड्स वो लोग लर्न करते हैं, वोकैबुलरी डेवलपमेंट होती हैं। उसके अलावा दूसरों के लाइफ स्टाइल और कल्चर को हमें जानने का एक रास्ता मिलता है, कि हमें पता चलता है कहानियों के ज़रिए कि अब जैसे इंडिया का लाइफ स्टाइल कैसा है, या चाइना का, या जापान का। इसके अलावा ऑब्वियसली और स्टोरीज़ जो है वो फ़न और इन्जॉयमेंट भी है, हमें मज़ा आता है सुनने में, पढ़ने में।
उसके अलावा हम अपने जो थॉट्स हैं, हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं, हमारी सोच हैं, उसको शेप अप करते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, वाइज अनवाइज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होती हैं। इसके अलावा कहानियाँ पढ़ने या बुक पढ़ने से आपको सिर्फ नॉलेज ही मिलती है। नॉलेज अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अब ये पर्सन टू पर्सन और सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने स्टोरीज़ का सिलेक्शन कैसे किया है, और उसी से आपको पता चलता है कि भाई हमने जिस स्टोरी का सिलेक्शन किया है उससे हमें सही नॉलेज गेन की है या कोई बैड नॉलेज गेन की है। इसके अलावा हम स्टोरीज़ के ज़रिए क्या करते हैं, हम अपने जो भी पैशंस होते हैं, जज्बात, आपकी सैडनेस, आपकी जॉय, आपकी हार्डशिप, उसके अलावा आपकी जितने भी इमोशंस जो हैं वो इस स्टोरीज़ के थ्रू हम उसको समझते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हम बर्दाश्त कर लेते हैं। हमें लगता है जो दूसरों की ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है तो चलो हमारे साथ तो फिर भी थोड़ा कम है, या फिर हम क्या करते हैं कि दूसरों के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपने साथ रिलेट कर लेते हैं और हमें ये फ़ील होता है कि मैं भी यही, मेरे साथ भी यही हो रहा है, मैं भी ऐसा ही हूँ, देखो अब इसके साथ हैप्पी एंडिंग हुई है तो मेरा भी एक हैप्पी एंडिंग आएगा, और वॉट एवर जो भी आपके इमेजिनेशंस हों। अब यहाँ पे स्टोरीज़ की बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन मैं एक आपको बात ज़रूर शेयर करूँगी कि स्टोरीज़ पढ़ने और सुनने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं। मोस्टली टीचर्स के और पेरेंट्स के ये थॉट्स होते हैं कि बच्चों को स्टोरीज सुनाओ या पढ़ाओ इसलिए ताकि वो इंग्लिश सीख ले या इंग्लिश उसको रीड करना आ जाए या वो वोकैबुलरी सीख ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बुक रीडिंग की तरफ आप ले जाओ, बुक रीडिंग ठीक है, मगर स्टोरीज़ जो है वो सुनना और पढ़ना हमेशा उस ज़बान में चाहिए जिसमें आपको मज़ा आता हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको समझ आती हो कि इस कहानी में कहा क्या गया है, और आप उसको एंजॉय करके और उसमें से जो उसका मोरल दिया गया है या उसके अंदर जो नॉलेज दी हुई है उसको आप एब्जॉर्ब कर सको। तो हमेशा स्टोरीज़ का सिलेक्शन आप अपनी ज़बान में करो, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो। तो आपको जिसमें मज़ा आता है उसमें स्टोरीज़ को रीड करें और सुने और देखें भी। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और मैं इस बात पे बात करूँगी। एक डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की एक बुक है 12 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैंने इस बुक को पढ़ा जब, और इसके बाद मैंने देखे कि इंसान की ज़िंदगी के 12 स्टेजेस होते हैं। अब इन 12 स्टेजेस को हमने हर स्टेज के साथ उस स्टेज में स्टोरीज़ के थ्रू किस तरह से डेवलपमेंट होती है इस पे हम बात करेंगे। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट स्टेजेस पे आती हूँ क्योंकि ये भी एक लंबा प्रोसेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज से। फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा? प्री बर्थ। हर स्टेज को हमने एक वर्ड के साथ कनेक्ट किया है क्योंकि वो स्टेज उस वर्ड की एक खुसूसियत बयान करता है। उस स्टेज में उस इंसान की क्या पोजीशन होती है वो वर्ड डिस्क्राइब करता है। प्री बर्थ यानी कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, वो माँ के एक वॉम में ही है। अब इसमें आप ये सोचेंगे कि अब ये बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, वो क्या स्टोरी पढ़ेगा, क्या सुनेगा, उसकी डेवलपमेंट होगी? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अगर वो बच्चा अभी नहीं पढ़ सकता लेकिन उसकी माँ पढ़ सकती है और उसको स्टोरी सुना भी सकती है। इस स्टेज को हमने पोटेंशियल वर्ड के साथ कनेक्ट किया है। पोटेंशियल वर्ड के साथ क्यों कनेक्ट किया है? क्योंकि इस वर्ड जब माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसको एक गुड एनर्जी फील हो रही होती है, उसको एक तरह की एक इंस्पिरेशन फील हो रही होती है कि जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो ये करेगा या वो करेगा या ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस स्टेज में क्या इम्पॉर्टेंट है कि आप इस तरह की स्टोरीज़ रीड करें क्योंकि आप जब प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसमें माँ 9 महीने जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी पढ़ती है, सुनती है, काम करती है, देखती है, उसका असर उसके बच्चे पे पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, ये साइंस भी कहती है। तो जाहिर है जब आप स्टोरीज़ रीड करेंगे, बुक्स रीड करेंगे और वो बच्चे के साथ अगर आप बात कर रहे हैं और उसके साथ शेयर कर रहे हैं तो उस बच्चे को उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर महसूस होता है। तो इस टाइम पे आप किस तरह की बुक रीड करें जो नेचर के करीब हो, आपको लाइफ की ब्यूटी हो, जिसके अंदर इंस्पिरेशंस हो, उसके अंदर एक एम्बिशियस टाइप की हो कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, जब तुम दुनिया में आओगे तो दुनिया में ऐसा होगा, दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं, दुनिया कितनी अच्छी है।
इस तरह की स्टोरीज़ आप जो है वो पढ़ें, और उस बच्चे के जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में जो डेवलपमेंट्स होंगी उसका रिफ्लेक्शन आपके बच्चे पे ज़रूर आएगा। अब हम सेकंड स्टेज की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेज है बर्थ, बच्चा पैदा हो चुका है। इसको हमने होप वर्ड के साथ रिलेट किया है, उम्मीद। अब इसमें माँ, ऑब्वियसली इसमें भी बच्चा जस्ट पैदा हुआ है, वो भी पढ़ तो नहीं सकता है लेकिन सुन सकता है आपकी बात। इसमें भी माँ का ही रोल है। जब माँ को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके ये बनेगा, अभी वो अब चलेगा, अब बोलेगा, अब सीखेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माँ को उम्मीदें होती हैं अपने बच्चे को लेके। अब इस एज में क्या ज़रूरी है कि वो अपने अंदर ऐसे चेंजेस पैदा करे, गुड चेंजेस पैदा करे, जिससे उसका बच्चा जब उसको देखे, महसूस करे तो उसके अंदर भी वही डेवलपमेंट्स हो। और बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे माँ इतनी ऑप्टिमिस्टिक हो कि वो दुनिया को लेके अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सोच सकें। और इसमें इसको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो खुश होगी, सेटिस्फाइड होगी, रिलैक्स होगी, तो ही अपना अच्छा रिफ्लेक्शन अपने बच्चे के साथ देगी और अब उसके बच्चे में डेवलपमेंट्स होंगी। तो इस टाइम पे अगर वो रोमांटिक लव स्टोरीज़ पढ़ती है या कोई इस तरह की बुक्स जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का एक अच्छा, हेल्दी और हैप्पी रिलेशनशिप शो किया हुआ है, इस तरह की स्टोरीज़ पढ़ती है तो उसको बहुत ही मज़ा आता है। वो खुद भी डेवलप होती है, उसकी लाइफ, उसकी पर्सनालिटी में बहुत एक अच्छे इम्पैक्ट्स आते हैं। और जब वो खुश होती है, वो रिलैक्स और कंप्लीट फील करती है, तो वो अपने बच्चे के साथ भी इसी तरह से उसको रखती है और वो बच्चा डेवलप होता है। फिर हम आते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज है इन्फेंसी। इन्फेंसी को हमने वाइटैलिटी के साथ कनेक्ट किया है। इसमें 0 to 3 इयर्स की एज होते हैं। वाइटैलिटी मीन्स है कि नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को जानना। आपने अक्सर नोट किया होगा कि 2-2.5 साल के बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ को छू रहे होते हैं, हाथ लगा रहे होते हैं और उसको देखना होता है कि ये कैसे चल रहा है, कैसे खुल रहा है, ये कैसे आवाज़ आ रही है। हर चीज़ की उन लोगों की खोज होती है कि बस ये छू के मुंह में डाल के देखता है कि कैसा है, हाथ लगा के देखता है। तो अब इस एज में ऑब्वियसली, और नए नए लफ्ज़ अब वो बोलना माशाल्लाह से स्टार्ट कर चुका होता है। 3 साल के बच्चे अमूमन थोड़े बहुत 1 वर्ड और 2 वर्ड्स बोलने लग जाते हैं। तो इस तरह की एज में अब आप बच्चे के साथ ऑब्वियसली ऐसी स्टोरीज़ शेयर करें कि ऐसी स्टोरीज़ शेयर करें जिसमें जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको वर्ड्स प्रोवाइड करें और साथ साथ उसको पिक्चर्स बताएं, वो चीज़ें दिखाएं, क्योंकि अब वो आपके उसका जहन इस वक्त ऐसा रेडी हो चुका है कि वो नए लफ्ज़ को एब्जॉर्ब भी करेगा, सीखेगा भी, और फिर उसके साथ साथ क्या होगा कि वो जब रिलेट करेगा। आपने उसको अगर एनिमल्स दिखाए हैं स्टोरी बुक में, 1 पिक्चर वर्ड बुक है या 1 सेंटेंस बुक है या सिर्फ पिक्चर बुक्स हैं, आपने उसको एनिमल्स दिखाए, उसके बाद क्या हुआ कि जब आप उसको कभी ज़ू लेके गए और उसने वो रियल एनिमल्स देखे तो वो कनेक्ट करेगा कि अच्छा ये वही वाले एनिमल्स हैं जो मैंने स्टोरी में मम्मी ने सुनाए थे, और ये वो वाला एनिमल है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। इसमें आपका स्टोरी का सिलेक्शन बहुत सिंपल होना चाहिए, जैसे 5 लिटिल डक्स है या बहुत सिंपल स्टोरीज़ हो, जिंजर ब्रेड मैन हो, जिसके अंदर करेक्टर्स ज़्यादा हो, बातें कम हो, 1 ही या 2 ही 3 सेंटेंस में वो स्टोरी ख़त्म हो जाए, लेकिन करेक्टर्स और चीज़ें ज़्यादा हो ताकि वो दुनिया की चीज़ों को जाने, उसको पता चले कि अच्छा ये एनिमल्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ये फ्रूट्स हैं। तो इस तरह से उनके अंदर एक इमेजिनेशन और रीथिंकिंग डेवलपमेंट होती है। वो कनेक्ट करता है रियल चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के साथ जब वो देखता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शंस कैसा हो, सिंपल स्टोरीज़ हो, 1 वर्ड स्टोरीज़ हो, और आप उसको सेलेक्ट करें। इसमें आप ड्रामेटिक प्ले भी कर सकते हैं। आपने खुद प्रॉप्स लिए, सॉफ्ट टॉयज़ लिए और एनिमल्स के थ्रू या फ्रूट्स के थ्रू अपनी स्टोरीज़ बना ली और उसको कोई भी सीन क्रिएट कर दिया। इससे क्या होता है कि वो खुद भी प्ले करता है। वो अकेले में भी और किसी और बच्चों के साथ वही सब चीज़ें प्ले करता है। वो एक तरह से रीटेलिंग का प्रोसेस होता है कि वो अपनी स्टोरी जो आपने उसको सुनाई है वो उसको रीटेल करता है। अब हम 4th स्टेज पे आते हैं। 4th स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ पे 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं। इसको हमने वर्ड प्लेफुलनेस के साथ कनेक्ट किया है। प्लेफुलनेस क्यों? क्योंकि इस एज में मोस्टली बच्चे सिर्फ खेलना और खेलना, क्योंकि उसको खेलना आ चुका है, उसको पता है कि गेम्स के साथ और टॉयज़ के साथ किस तरह से प्ले करना है।
इसीलिए हम जब स्कूल में भी टीचर्स जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं जो बच्चों को लगता है कि मैं सिर्फ खेल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो खेलना नहीं होता है बल्कि वो सीख रहे होते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी हिडन लर्निंग छुपी हुई होती है जिस बच्चे को पता भी नहीं होता। तो इसलिए लर्निंग थ्रू प्ले और प्ले एंड लर्न, ये वाला स्टेप जो है वो इस एज में होता है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ वाकई में ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे बच्चे को वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो, उसका कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स हों, ताकि वो स्टोरीज़ को जब हम उसको कहें कि यू आर रीटेलिंग तो वो उसको रीटेल कर सके। उसके बाद उसका वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस। देखिए ये एज इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बच्चे की पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक सेट हो जाती है फॉर द लॉन्ग टर्म लाइफ। तो यहाँ पे उसके मैनर्स, बिहेवियर्स, उसके गुड और बैड वाले जो इम्पैक्ट्स हैं उसकी पर्सनालिटी के, ये सारे यहाँ पे सेट हो जाते हैं, सही गलत। तो इसमें क्या होता है कि इस एज में आपको सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ कैसा है जिसका आपको देखना है कि इसमें कोई खुदा ना खासा नेगेटिव लर्निंग तो नहीं दी है, इसका मोरल क्या है स्टोरी का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ सिंड्रेला बहुत ही कॉमन स्टोरी है। आपने सभी ने, शायद मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा हो जिसको सिंड्रेला की स्टोरी ना पता हो। सिंड्रेला की स्टोरी में क्या होता है कि मतलब बहुत शौक से, मैंने भी बचपन में मॉन्टेसरी में ही पढ़ी है और बहुत ही मज़े से सब टीचर्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि लेकिन मैं इस स्टोरी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और हम अपने स्कूल में भी ये स्टोरी बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं मॉन्टेसरी में। क्यों? ऑब्वियसली स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। माँ कभी सौतेली और मतलब बहनें सौतेली, इतने छोटे बच्चे को क्यों कॉन्सेप्ट देना। माँ कभी बुरी हो सकती है, कभी बहनें बुरी हो सकती हैं, मतलब इस इतना मतलब ख़राब और नेगेटिव कॉन्सेप्ट बच्चे को देने की क्या ज़रूरत है। और अगर चलें किसी की सौतेली माँ या स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर है भी रियल लाइफ में, तो वो बुरी है, वो हमेशा बुरी होती है, ये सब सिखाने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए इस तरह की स्टोरीज़ को प्लीज़ मत सेलेक्ट करें जिसका नेगेटिव लेसन बच्चे को इनडायरेक्ट वे में मिले। वो इस खौफ में आ जाए कि ओह माय गॉड मेरी, जैसे हमारे साथ ये रियल में हो चुका है। हमारे स्कूल में, मेरी क्लास तो नहीं थी, कोई और क्लास थी, उसमें एक बच्ची को, जब ये बहुत सालों पहले की बात है, जब मेरे अर्ली ईयर्स थे स्कूल में, कि ये सिंड्रेला की स्टोरी बताई और वो इतनी डर गई और रोने लग गई। उसको लगा कि मेरी अम्मी मर जाएगी तो फिर मेरे अब्बू जो है वो स्टेप मदर ले आएंगे और मेरे साथ ये होगा वो होगा। तो प्लीज़ इस तरह के सिलेक्शंस मत करें। एक और स्टोरी जैसे जैक एंड द बीन स्टॉक, ये भी बहुत ही फेमस स्टोरी है। उसमें मगर क्या है कि बहुत मैचो और हीरो टाइप का लड़का है और ये बच्चों को बहुत पसंद होती है इस तरह की स्टोरीज़। और मगर उसमें क्या होता है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसको मैजिक बीन्स मिल जाते हैं, वो अचानक से एक बीन स्टॉक बन जाता है। फिर वो उसके घर में जाके चोरी करता है और एग्स, गोल्डन एग्स और मुर्गी और ये सब चोरी करता है और अपने वो हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। तो आप इसमें इनडायरेक्टली उसको क्या लेसन दे रहे हैं? चोरी करना सिखा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें कि आप जो स्टोरी ले रहे हैं वो उसका नेगेटिव लेसन तो नहीं है। जैसे एक लिटिल रेड हैन है। लिटिल रेड हैन में क्या होता है कि वो हैन जाती है सबके पास और बोलती है विल यू हेल्प मी, तो सब उसको मना कर देते हैं और फिर वो अकेली खाना खाती है, किसी को बुलाती भी नहीं है। तो हमने अपने स्कूल में उसको, इस स्टोरी को कैसे चेंज किया कि हमने ये स्टोरी में रखा कि वो सबके पास जाती है और सबको बोलती है विल यू हेल्प मी, तो सब कहते हैं येस वी विल हेल्प यू, और फिर सब मिल के काम करते हैं और फिर सब जो है वो मिल के खाना खाते हैं। तो इस तरह की स्टोरीज़ हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई स्टोरीज़ अच्छी भी है, मज़ेदार होती है, तो हम उसका ज़रा सा एंडिंग का जो पार्ट है वो चेंज कर देते हैं, जिस जो नेगेटिव लेसन को पॉजिटिव लेसन में चेंज कर देते हैं। क्योंकि इस एज में आपका बच्चा सीख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके मैनर्स, उसके बिहेवियर, उसके थॉट्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो आप प्लीज़ नेगेटिव लेसन्स की स्टोरीज़ को सिलेक्ट मत कीजिए, और अगर है भी तो आप थोड़ा सा घुमा फिरा के उसको चेंज कर दीजिए ताकि वो पॉजिटिव लेसन ले सकें। एम आई क्लियर? ओके, नाउ वी विल मूव टू फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज इज़ अ मिडल स्टेज। यहाँ पे 6 to 8 ईयर्स के बच्चे आते हैं और इसको हमने वर्ड इमेजिनेशन के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे इमेजिनेशन के वर्ड के साथ इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि इस एज के बच्चे काफ़ी कुछ लाइफ में देख चुके हैं और जो स्टोरीज़ में कैरेक्टर्स देखे हैं उसने रियल लाइफ में भी देख लिए हैं।
अब वो इमेजिन करता है एक अपने चीज़ों को, अपनी स्टोरीज़ को, कि अच्छे स्टोरीज़ में इस कैरेक्टर ने ये किया था, रियल में तो वो ऐसा है। वो कनेक्ट करता है और इमेजिन करता है कि अगर ये जो वो स्टोरी में जो वो पढ़ रहा है, या जो एक जो स्टोरीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे जिंजर ब्रेड मैन है, जिंजर ब्रेड मैन में क्या होता है कि वो बेकिंग करती है, किचन में डो बनाती है, तो वो बहुत सारी ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो स्टोरीज़ में सुनते हैं और पढ़ते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में कि मैं भी बनाऊंगा, मैं भी रोटी बनाऊंगा, मैं भी ये करूंगा। तो जब वो एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उस स्टोरी में उसको पूरा इमेजिनेशन क्लियर होता है, तो वो जब रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वो इसका डेवलपमेंट का पे क्या असर है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं और उनसे कमेंट्स लेते हैं, अपने फीडबैक्स देते हैं। तो ये उनकी एक लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है इस तरह से, शेयरिंग आइडियाज़। और एक जो अगर और फेलियर, अगर उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करता है कि वो रीट्राई करता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग करता है कि मुझे ऐसे तो करना ही है, ताकि क्योंकि उसको क्या है कि उसको अपने फ्रेंड्स के पास जाके डिस्कस करना है कि मैंने देखो ऐसे किया था, उस स्टोरी में ऐसा था ना, मैंने ऐसा किया। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के भी बोले, क्योंकि बच्चों की आदत होती है खुद को बेस्ट प्रूफ करने की, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो अपनी एक रीटेलिंग ऑफ स्टोरी ही कर रहा है। तो उसको थोड़ा सा वो बना के भी बोलते हैं बच्चे, उनकी आदत होती है। तो वो जो स्टोरीज़ में पढ़ते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं रियल लाइफ में। फिर मैं थोड़े एग्जांपल्स दूंगी, जैसे मुझे जो बुक्स अच्छी लगती हैं, जैसे डेनिस एंड ड्रीम फैक्ट्री है, मामा लामा है, बॉय विद स्क्वायर आइज, इफ़ आई कुड क्राई। ये कुछ स्टोरीज़ बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एक्सपेरिमेंट्स शेयर किए हुए हैं करेक्टर्स के साथ। तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं और फिर उसका फेलियर और सक्सेस भी देखते हैं, और उनको बहुत खोज होती है कि इसने ऐसा किया तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, और मैंने तो इससे अच्छा भी कर लिया, ऐसा भी होता है। अब हम 6 स्टेज की तरफ आते हैं। 6 स्टेज है लेट चाइल्डहुड। इसमें 9 से 11 साल के बच्चे आते हैं। इसको हमने इंजीन्यूटी वर्ड के साथ कनेक्ट किया है। इसमें क्या होता है कि बच्चे नई नई चीज़ें इन्वेंट करना शुरू कर देते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट्स तो वो करते हैं जो वो स्टोरीज़ में पढ़ते हैं लास्ट स्टेज में। अब यहाँ पे उनकी खुद की इन्वेंशंस शुरू हो जाती हैं। इस एज में मोस्टली बच्चों के क्या शौक़ होते हैं कि वो नॉन फिक्शन ज़्यादा पढ़ते हैं, सुपर पावर्स, और ये जो लड़कियाँ होती हैं वो स्नो वाइट ब्यूटी और सिंड्रेला और इस तरह की स्टोरीज़ पढ़ती हैं, जिसमें वो लोग ख्वाबों की दुनिया में होते हैं कि अच्छा इसके साथ तो ये हुआ तो हम भी, हमारी लाइफ में भी ये होगा। इन सब तरह की स्टोरीज़ उनको पढ़ने का शौक़ होता है। लेकिन हमारा एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ पेरेंट्स, हमारा रोल क्या है कि हम उनको किस तरह की स्टोरीज़ प्रोवाइड करें पढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे वो इन्वेंटिंग स्टेज में है, नई नई चीज़ें खुद डेवलप कर रहे हैं, खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, गूगल से सर्च करते हैं, नई चीज़ें खुद मालूम करते हैं। माशाल्लाह 11 साल के बच्चे अब तो बहुत तेज़ होते हैं। तो हमारा क्या एक फ़र्ज़ है कि हम उनको किस तरह की स्टोरीज़ प्रोवाइड करें जिसमें साइंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेडमिक बुक्स पकड़ा दें उनको। स्टोरीज़ ऐसी आप सेलेक्ट करें, जैसे स्कूल में चार्ली एंड चॉकलेट फैक्ट्री होती है, मैटिल्डा है, बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स और स्टोरीज़ होते हैं जो स्कूल में भी पढ़ाते हैं। आप भी जो है वो ईज़िली इंटरनेट पर, अब तो हमारे पास मतलब रिसोर्सेज तो बहुत हैं, ऑनलाइन भी हैं, और हमारे पास नॉलेज का तो बहुत ही ज़ख़ीरा है। तो आप इजीली ऐसी स्टोरी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट इन्वेंटिंग जो है वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई हो, ताकि उनका ब्रॉड वर्जन खुले लाइफ के लिए। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से वो बाहर आएँ और नई चीज़ें इन्वेंट करने का सोचें, जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें हों। क्योंकि अभी हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, अब हमें बहुत आगे का सोचना है। तो इस तरह की जो है आप उनको स्टोरीज़ प्रोवाइड करें, जिससे वो स्टोरीज़ में मज़े ले के वो कॉन्सेप्ट्स और टेक्नोलॉजी को और नई चीज़ों को इन्वेंट करने के बारे में रीड करें। फिर हम 7th स्टेज पे आते हैं। 7th स्टेज में है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को हमने वर्ड पैशन के साथ रिलेट किया है। पैशन के साथ क्यों रिलेट किया है? बिकॉज ये 12 to 20 ईयर्स के बच्चे हैं जो माशाल्लाह टीनेजर्स हैं, और आपको पता है कि उनके क्या इश्यूज़ होते हैं। इनमें हार्मोनियल चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, चिड़चिड़े होते हैं, इनका नेचर बहुत जल्दी, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं,
कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। अब इनके अंदर क्या होता है कि इनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस और बहुत सारे स्पिरिचुअल। अब इनको इन सारे जो पैशंस होते हैं वो उनकी पर्सनालिटी में बहुत इजीली रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इन सब को ओवरकम करने के लिए क्या होता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एज है, तो इसमें हमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो लव स्टोरीज़ और सुपर पावर्स और ये सब की मूवीज़ देखना, और इनको बस इंजॉयमेंट चाहिए होती है कि बस इस तरह की कोई चीज़ें, स्टोरीज़ पढ़ें जिसमें से फ़न हो। उनको ये नहीं होता है कि हमारी पर्सनैलिटी पे क्या इसका असर हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। बट ऑब्वियसली वी आर द फैसिलिटेटर, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी इस एज के बच्चे को क्या स्टोरीज़, कौन सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनकी उनकी लाइफ पे असर होगा। तो क्या कौन सी स्टोरीज़ आप उनको प्रोवाइड करेंगे या उनको एडवाइस करेंगे? लोगों की सक्सेस स्टोरीज़, क्योंकि अब उनकी एज इस एज में आ रही है कि उनको अब डिसाइड करना है कि वो कौन सी फील्ड या कौन सी एजुकेशन चूज़ करेंगे, कि वो अपनी लाइफ में उनको क्या करना है। आप उनको बायोग्राफीज़ पढ़ने के लिए दें, लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ने के लिए दें। और दूसरा ये कि आप उनको जो लोगों ने क्या कितनी स्ट्रगल की या कितनी हार्डशिप की अपने इस मकाम पे आने के लिए, इस तरह की कहानियाँ उनको कहें, एडवाइस करें कि वो ये पढ़ें, ताकि उनको इस बात का सीखने को मिले कि भाई इन लोगों ने इतनी मेहनत की या इतना स्ट्रगल किया तो आज इस मकाम पे पहुँचे हैं, या इसने अपनी ज़िंदगी में ये गलतियाँ की तो आज वो फेलियर पे हैं। तो इस तरह की स्टोरीज़ जो हैं वो आप उसको पढ़ने के लिए उनको एडवाइस करें, ताकि उनको भी पता चले कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब जब ये सब गलतियां करूँगा तो ये नुकसान होंगे, और अगर ये सब मेहनत करूँगा तो ये फ़ायदे होंगे। तो और वैसे भी सबकी सक्सेस स्टोरी और बायोग्राफी पढ़ने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है जब लोगों के बारे में पता चलता है। मुझे तो मज़ा आता है, आप लोगों का पता नहीं है। कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए अगर जो इंटरेस्टेड हो दूसरों की स्टोरीज़ पढ़ने में, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस से वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी 52 कप्स ऑफ कॉफ़ी, शायद किसी ने आप में से पढ़ी हो। मतलब बहुत ही मज़े की बुक है, मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें क्या होता है कि एक लड़की, उसको जॉब चाहिए होती है, और वो जॉब से रिलेटेड मालूम करने के लिए उसको किस तरह की जॉब करनी चाहिए, और जॉब लेने के लिए वो डिफरेंट 52 लोगों के साथ मीटिंग्स करती है, उनके साथ कॉफ़ी पीती है, और वो मीटिंग्स करती हैं और वो उसकी स्टोरी बताई है 52 लोगों की मीटिंग्स उस स्टोरी में, उस बुक के अंदर। और वो इतनी मज़ेदार है, और पता नहीं अब आप लोगों को मज़ेदार लगे, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया वो पढ़ने में। मतलब बस सिंपल सी स्टोरीज़ हैं, सिंपल के हर एक ने उसके साथ जो डिस्कशन की अपनी मीटिंग में, उस डिस्कशन को उन्होंने 52 स्टोरीज़ के अंदर कंपाइल अप किया है। तो इस तरह की आप उसको उन लोगों को बुक्स प्रोवाइड करें जिससे उसको लोगों की सक्सेस जो है वो जानने का मौका मिले। फिर हम आते हैं 8th स्टेज पे। 8th स्टेज में क्या है कि अर्ली एडल्टहुड। यहाँ पे 20 to 25 ईयर्स के 20 to 35 ईयर्स के लोग आते हैं। अब मैं बच्चे नहीं कहूँगी क्योंकि ऑब्वियसली सब बड़े हो गए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि क्या इस एज में भी कुछ डेवलपमेंट होती है? अब तो मतलब माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन डेवलपमेंट तो आपकी एंड तक चलेगी। ये मैं कैसे होगी ये मैं आपको बताऊँगी। तो डेवलपमेंट तो हर एज में होती है, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट सिर्फ आपकी हद तक नहीं होती। आपकी डेवलपमेंट आपके जो आसपास लोग होते हैं एनवायरनमेंट में, उस पर भी रिफ्लेक्ट करती है। आपकी डेवलपमेंट से लोग सीखते हैं और आपकी डेवलपमेंट का असर उनको ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अब आप इस एज में आ गए हैं, इसको मैंने एंटरप्राइज वर्ड के साथ कनेक्ट किया है। आप इस एज में अब माशाल्लाह सेटल्ड हैं अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और अब आप इस एज में आ चुके हैं कि जहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि भाई तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अब आप इस एज में आ चुके हैं। मैं भी इसी एज में हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है इस एज का ज़्यादा। तो अब आप इस एज में आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस एज में आपको ज़रूरी है कि अब आप थोड़ा चिल करें, रिलैक्स करें। इस तरह की बुक्स पढ़ें जिसमें आपको थोड़ा इन्जॉयमेंट हो, थोड़ा मज़ा भी आए, क्योंकि आपका मूड और आपका जो एक अपीयरेंस है वो इस तरह का होना चाहिए, लाइटर मोड में होना चाहिए कि आप लोगों के साथ एक अच्छा डील करें, अच्छा उनके साथ बिहेवियर करें।
तो इसलिए अब आप इस एज में इस तरह की सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ करेंगे जिसमें आपको थोड़ा इन्जॉयमेंट भी मिले और आप एक लाइटर मोड पे रहें। मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे आप जब 9th स्टेज पे आते हैं, ये 9th स्टेज मैं दोनों के साथ कनेक्ट करूँगी क्योंकि दोनों का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th स्टेज है मिड लाइफ। मिड लाइफ में 35 से 50 साल तक की, अब 20 to 35, 35 to 50, अब यहाँ पे हम जो है वो जवानी जो है वो छोड़ रहे हैं और बुढ़ापे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब इस एज को मैंने कंटेम्पलेशन के वर्ड के साथ कनेक्ट किया है। कंटेम्पलेशन मीन्स थॉटफुल, गहरी सोच, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। जो पिछला एज था अर्ली एडल्टहुड, एंटरप्राइज और कंटेम्पलेशन, दोनों को हम मर्ज करते हैं। और दोनों में मैंने आपसे कहा कि आप इस एज में आ चुके हैं जहाँ पे आपको पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये कर, मतलब 20 ईयर्स के अबव होती है तो आपको कि मुझे ये करना है और मैं ये कर चुका हूँ, या अब इसका ये रिज़ल्ट आया है और मुझे अब आगे क्या करना है। 35 से 50 में आपको बिल्कुल आपको क्लियर होता है कि मैं अपनी लाइफ में जो मैंने गलतियाँ की या जो मैंने अच्छाइयाँ की, जो मैंने सीखा, वो जो है उसका रिज़ल्ट आपके पास आ चुका होता है। अब इस एज में क्या इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह की स्टोरीज़ पढ़ें, रिलीजियस स्टोरीज़। अब आपको ये लगेगा कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप भाई अब तो हम बूढ़े हो गए हैं और अल्लाह अल्लाह करने का वक्त आ गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह करने का वक्त नहीं आया है, आप बूढ़े भी नहीं हुए इस एज में, बल्कि इसलिए ज़रूरी है रिलीजियस स्टोरीज़ आपको पढ़ने के लिए। रिलीजियस स्टोरीज़ कौन सी, जैसे हमारे अम्बिया के या जो हमारे जो सब सहाबा कराम हैं, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। बहुत सारी ऐसी किताबें जो बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, जो जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी की उनकी आपस की कहानियाँ, किस्से। इससे पढ़ने से पता है क्या होता है कि आपकी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है। उसमें आप इस एज में आपको समझ आती है कि मैं अब एक थॉटफुल पर्सन हूँ, मेरा डिसीजन किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर मैं सही फ़ैसला करूँगा तो इसके साथ सही होगा, और अगर मैं गलत करूँगा तो इन सब स्टोरीज़ को पढ़ने से आपके अंदर एक समझ पैदा होती है, आपको एक ठहराव आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप होता है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि मुझे किसी के लिए किस तरह का फ़ैसला करना चाहिए, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गलती की थी उसका असर ये है, तो अब मैं किसी को किस तरह गाइड करूँ, किस तरह सजेस्ट करूँ, उसको क्या ऐसे मशवरे दूँ जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में, दोनों लिहाज से बेहतर हो उसके लिए। तो ये इसलिए आपको इस एज में रिलीजियस टाइप की स्टोरीज़ पढ़ने से आपके अंदर बहुत डेवलपमेंट होगी, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी समझ में, सोच में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके वर्ड्स के अंदर हर तरह से चेंजेस आएंगी, और उसका असर आपके आसपास के लोगों में होगा। इसके साथ आप हिस्टोरिकल बुक्स भी पढ़ें इस एज के अंदर, मिड लाइफ में जब आप 50 साल के होते हैं। इससे क्या होता है कि आप जब पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बुक्स और स्टोरीज़ तो आपको अंदाज़ा होता है कि अच्छा भाई मुग़लों के दौर में ये सब हुआ था। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं उन लोगों के भी जो आपस में जो रियाया के दरमियान और जो किंग की, और तो वो आप पुरानी स्टोरीज़ पढ़ें कि भाई पुराने मुल्कों में ऐसा हुआ था, तो ये ज़वाल आया था, तो ऐसा हुआ था। इन स्टोरीज़ से भी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा ज़बरदस्त अफेक्ट आता है, और जब वो अपने छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं तो उनकी सोच में एक एक्सपीरियंस शो होता है, एक दुनिया की नॉलेज शो होती है कि अच्छा आपके पास इतनी नॉलेज है, आपके पास इतना ज़ख़ीरा है अल्फाज का, तो ये सारी बातें जो है वो शो होती हैं। फिर हम आगे चलते हैं 10th स्टेज पे। 10th स्टेज है मैच्योर एडल्टहुड। मैच्योर एडल्टहुड जो है वो 80 तक के जो लोग होते हैं इसके अंदर आते हैं। अब माशाल्लाह से काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं हम, और इस स्टेज को मैंने बेनेवोलेंस के साथ कनेक्ट किया है। बेनेवोलेंस मीन काइंडनेस और वेलबींग, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी सखावत या लोगों के साथ आपका रवैया कैसा है। अब आप इस एज में मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपको पता होता है कि अब मेरे जो है वो मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर चुका हूँ
और अब मैं लोगों की मदद के लिए यहाँ पे हूँ। लोगों को मुझसे मदद चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो इस तरह के लोग जो है वो उस वक्त में हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं सिर्फ अब लोगों की अच्छाइयों के लिए हूँ, मैं सिर्फ लोगों का फ़ायदा करूँगा क्योंकि अब मुझे थोड़े दिनों में अल्लाह को मुँह दिखाना है। तो वो ज़ाहिर सी बात है इस एज स्टेज में होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि उनको अब इस एज में बहुत सारे तो लोग पढ़ भी नहीं सकते, उनको रीडिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर है अब हम इस यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग पढ़ भी सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उनका एक आइज़ और इस तरह के इश्यूज़ हों तो पॉसिबल है कि वो ना भी पढ़ सकें। तो इस एज में क्या ज़रूरी है कि वो क्या करें कि इस तरह की स्टोरीज़ लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी खुद की ज़िंदगी में उन्होंने रीड की हो या सुनी हो, या उनकी जो आप बीती हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। और उनको भी अगर वो पढ़ सकते हों या वो सुन सकते हों, अब तो टेलीविज़न पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे बहुत इजीली अब तो स्टोरीज़ भी आती हैं, तो अगर वो सुन सकते हो तो उनको चाहिए कि वो इस एज में जोक्स सुने, फ़नी स्टोरी सुने, बच्चों की कहानियाँ सुने, जिससे उनको लगे कि भाई अभी कोई ख़त्म वतम नहीं हुआ है, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, दुनिया में हूँ और मुझे खुशी खुशी यहाँ पे रहना है। और अपने बच्चों के साथ फिर वो कहानियाँ शेयर करें, जो बच्चों की स्टोरीज सुने या पढ़ें या जो जोक्स सुने, ताकि वो हैप्पी लिविंग वाला उनके अंदर एक डेवलपमेंट हो। अब वो जाहिर सी बात है वो डाउनफॉल जा रहे हैं, वो कि भाई अब तो एंडिंग है और बस ये वाली सिचुएशन है, तो वो उदास ही ना हो, बल्कि उन जोक्स पढ़ने से, फ़नी स्टोरीज़ पढ़ने से उनके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी दुनिया की तरफ, और एक खुशी खुशी वो अपना ये जो लाइफ इसका स्टेज है वो जी रहे होंगे। तो अब उनकी डेवलपमेंट में ये ज़रूरी है कि वो वापस दुनिया की तरफ अब उनको लेके आएँ कि भाई कोई ख़त्म नहीं हुई कहानी, अभी आप ज़िंदा हैं और आपको खुश रहना है और बहुत ही हैप्पीली सबके साथ इंजॉय करनी है लाइफ को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 11th स्टेज है लेट एडल्टहुड। यहाँ पे 80 से भी प्लस, ओहो अब आप और बूढ़े हो चुके हैं, मतलब जाहिर सी बात है अब आपकी शायद आँख वाँख तो कुछ काम कर रही हो या ना भी कर रही हो। अब इस एज को हमने वर्ड विजडम के साथ कनेक्ट किया है, यानी कि अक्लमंदी, समझदारी और हर चीज़ का फ़ैसला, जैसे उनको पता है कि भाई दिस इज़ माय एंड ऑफ द लाइफ, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत करनी थी, जो सीखना था सब सीख लिया, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब सीख लिया, हर चीज़ एक्सपीरियंस कर ली, एक्सप्लोर कर ली, लोगों के साथ रिश्ते भी जी लिए, सब कुछ कर लिया, अब मेरे पास दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है, तो अब मैं क्या कहानियाँ पढ़ूँगा, क्या सुनूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस स्टेज में ये है कि आप अपनी स्टोरीज़ जो है वो लोगों के साथ शेयर करें, अपनी ज़िंदगी में जो आपने सीखा, जो पढ़ा, आप लोगों को बताएं, अच्छी बातें बताएं, ताकि उनको आपसे सीखने का एक अमल मिले कि भाई मेरे दादा या नाना नानी ने जो भी अपनी लाइफ में ये सब कुछ किया है तो उन्होंने उससे क्या हासिल किया और मुझे क्या करना चाहिए। और एक बात बताऊं, इसमें आपको सिर्फ सक्सेस की बात ना करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस ही डिस्कस करें, आप फेलियर्स भी बताएं, आप बुरी बातें भी शेयर करें कि देखो एक दफ़ा मुझसे ये गलती हुई थी तो इसका ये नतीजा हुआ था। तो इस एज में आपको जो है वो अपने लोगों के साथ स्टोरीज़ इनको शेयर करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो सामने से रिफ्लेक्शन आएगा, जब आप अपनी कहानियाँ छोटे लोगों को या बच्चों को सुना रहे होंगे, तो जो सामने से रिफ्लेक्शन आएगा उससे आपकी पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होगी कि आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा मेरी इस बात का इस पे ये असर हुआ है, इसका मतलब मैंने ये ज़िंदगी में कुछ अच्छा किया था, या मैंने ज़िंदगी में ये गलती की थी तो मुझे लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों के फीडबैक से आपके अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। अब आखिरी स्टेज की तरफ मैं आती हूँ। आखिरी स्टेज क्या हो सकता है भाई 80 प्लस के बाद? कोई गैस करेगा आखिरी स्टेज क्या होगा? 12th स्टेज पे हम आगे बड़ी जल्दी आ गए। कोई शेयर करेगा प्लीज़ कमेंट्स में कि लास्ट स्टेज क्या है भाई? 80 प्लस तो हो चुके हैं। Come on, write something, anyone? अच्छा चलिए मैं ही बता देती हूँ, आप लोग कुछ भी नहीं बोल रहे। लास्ट स्टेज है डेथ एंड डाइंग, ज़िंदगी ख़त्म। यहाँ पे अब आप कहेंगे अब भी कहानी कुछ बाकी है क्या? तो अब कहानी पढ़ना सुनना बाकी नहीं है, यहाँ पे आप अब खुद एक कहानी बन चुके हैं। आपकी ज़िंदगी जो है वो
एक कहानी बन चुकी है और आपकी कहानी को लोग दुनिया में डिस्कस करेंगे। अब आपने ऐसे अमाल किए हुए होंगे, आपने ऐसा कुछ ज़िंदगी में किया होगा, तो वो आपको अच्छी कहानियों में याद करेंगे, अच्छी कहानियों में शेयर करेंगे। और अगर आपने खुदा न खास्ता ऐसे अमाल किए हैं जो लोगों की ज़िंदगी में बुरे असर डाल के गए हैं, तो ऑब्वियसली आप बुरी कहानियों में, बैड स्टोरीज़ में शामिल होंगे। तो अब इस एज पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अब संभल जाएं, ठहर जाएं अभी से। अगर आप 25 हैं, 20 हैं, 30 हैं, आप जिस एज में भी अभी हैं, तो आप ज़रा सोच लें कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है कि मैं एक अच्छी कहानी और अच्छी याद बन के दुनिया में रह जाऊँ। क्योंकि इससे अब जब आप मरते हैं तो ऑब्वियसली आपकी सिर्फ बातें रह जाती हैं जो आपने दुनिया में किया है, अच्छा या बुरा, सिर्फ बातें और आपकी कहानी रह जाती हैं। तो इसलिए और यहाँ पे मेरे सारे 12 स्टेजेस जो है वो ख़त्म हुए हैं। अगर आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लियर ना हो, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी ज़रूर। और अगर बाद में भी आप मुझसे कोई कमेंट्स करके कुछ पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको रिप्लाई करूँगी। मैं अपने इस सेशन को एक शेर के साथ एंड करना चाहूँगी। कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है, कहानी मेरी रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसकी दास्तान मालूम होती है। ओके, होप आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा और आपको कुछ शायद अच्छा सीखने को मिला होगा, नई बातें, कुछ नई चीज़ें, क्योंकि कोशिश ये की थी कि कुछ नई चीज़ हो और आपको मज़ा आए सुनने में, नई चीज़ें जानने को मिले। तो होप आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो और आपको मेरा बोलना और सुनना आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चीज़ के साथ मैं वापस आऊँगी और आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ये प्लीज़ से एक कमेंट है कि ये वीडियो से बिल्कुल यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है और ये वापस से जो है वो आपको कंटिन्यू ये ऑब्वियसली रिवॉल्व होगी तो आप देख सकेंगे। एनीवन, selection of moral stories, you can even select, yes, moral stories, yes, very very true. एक्चुअली इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका स्टोरी सिलेक्शन क्या है। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टॉल पे गए या बुक स्टॉल पे गए या कहीं पर भी आप बस गए और आपको जो समझ में आया आपने उठा लिया, ऐसा नहीं होता है। आप अपने बच्चों की एज और उनकी शौक, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट भी ना हो, लेकिन आप इंटरेस्ट और उसकी एज, ये दोनों चीज़ें देख के अपना सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे फैसिलिटेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट हो। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ कैसे करते हैं। इट्स वेरी रियली इम्पॉर्टेंट। मैं स्कूल्स में भी, दूसरे स्कूल्स में भी बहुत दफ़ा देखती हूँ कि बहुत सारी स्टोरीज़ और बुक्स रखी होती हैं जिसके ऐसे मोरल्स और ऐसे लेसन्स होते हैं जो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए ऐसे बच्चों को। क्यों? मतलब तो ये टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप अपने लाइब्रेरी में या अपने बुक्स में सिलेक्शन में ऐसी बुक्स रखें जिसमें कोई भी नेगेटिव लेसन ना हो, क्योंकि स्टोरीज़ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिव पॉजिटिव लेसन्स होते हैं। स्पेशली हम देखते हैं कि जो बाहर मुल्कों की होती हैं स्टोरीज़, उसमें तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जो एक हमारा रिलीजियस है या कल्चरल है, ये सब सारे डेवलपमेंट्स होते नहीं हैं। वो लोग एक फ़न वे में सिर्फ लेते हैं कि बच्चों को वोकैबुलरी आ जाए और एक फ़न वे में जो है वो उनको मज़ा आए स्टोरीज़ का। वो ये नहीं देखते कि इसका बच्चों की पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट है, उनकी सोच पे क्या असर पड़ेगा। तो अब हम मुसलमान हैं तो हमें ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी और उसके थॉट्स पे ऐसा असर ना पड़ जाए कि वो कोई खुदा ना खास्ता चोरी करना सीख जाए, या जैसे थ्री बेयर्स एंड गोल्डीलॉक्स हैं तो वो बग़ैर पूछे किसी के घर के अंदर चली जाए, या इस तरह की कोई जो मतलब शरीयतन भी और हमारे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो मैनर्स हैं उसमें ना वो ये सब ना सीख जाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ क्या है। एनी अदर कमेंट्स? ज़ैनब, मैंने हो सकता है कुछ मिस किए हों, अगर आपको है ऐसा कोई क्वेश्चन या कमेंट्स आया हो तो।
ओके, देन अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।